गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उसमें अपना जो पिछला वीडियो था उसमें अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अपने वैश्वीकरण। पिछले वीडियो में अपने वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण के कारण और वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में चर्चा की थी और प्रभाव में अपने एक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव के बारे में अपने बात हो चुकी है। आज अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए वैश्वीकरण के प्रभाव में सेकंड प्रभाव की बात करते हैं, अपने आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव देखो, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, मतलब वैश्वीकरण जो है, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के फलस्वरूप आर्थिक रूप से क्या फायदा हुआ, आर्थिक प्रभाव कैसा रहा, आर्थिक रूप से क्या रिजल्ट निकला। देखो, आर्थिक रूप से अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का अपने सीधा सा अर्थ क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या कहलाता है, अपने वैश्वीकरण। तो अपने कह सकते हैं कि इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पहला प्रभाव तो ये हुआ कि विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है, पहला प्रभाव तो क्या निकला अपने, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं मिलान, या अपने कह दे संपर्क या जुड़ाव बढ़ा। क्यों? क्योंकि अपनी जो परिभाषा है वो भी क्या कर रही है कि दो या दो से अधिक देशों की या विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना, वही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ गया कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो थी, उन अर्थव्यवस्थाओं में आपस में जुड़ाव हुआ, उनमें मिलान हुआ, उनमें एक दूसरे से एक प्रकार से कहते अपने संपर्क बढ़ा, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब अपने देखो दूसरे प्रभाव की बात करते हैं। दूसरा प्रभाव जो है आयात निर्यात के नियमों में क्या हो गई, कमी हो गई। देखो, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण आयात निर्यात के जो नियम थे, उन नियमों में काफ़ी शिथिलता ला दी गई या उन नियमों में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। क्यों? क्योंकि देखो, वैश्वीकरण में क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में मिलती है, या विभिन्न देशों के मध्य किस प्रकार का आदान प्रदान होता है, व्यापारिक आदान प्रदान होता है। तो व्यापारिक आदान प्रदान होने पर अपने क्या लगता है, सीमा शुल्क। तो देखो, अपने जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हुआ था, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले जो नियम थे, अपने आयात के नियम जो थे वो काफ़ी क्या थे, कठोर थे। नियमों में काफ़ी कठोरता थी, या अपने कह दे कि आयात निर्यात के ऊपर जो प्रतिबंध लगते थे वो भी कैसे थे, सख्त थे। एक प्रकार से कठोर नियम, कठोर प्रतिबंध आयात निर्यात के ऊपर लगाए गए थे। और ख़ास तौर से अपने बात करें तो जो पूर्व के देश है, उन पूर्व के देशों के द्वारा आयात के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जो कठोर प्रतिबंध थे, जो कठोर नियम थे, उन कठोर प्रतिबंधों को, नियमों को, जो सीमा शुल्क, चुंगी वगैरह, जो टैक्स वगैरह लगता था, उनको एक प्रकार से कम कर दिया गया काफ़ी हद तक। या अपनी दूसरी भाषा में कह दें तो उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, अपने आयात निर्यात के नियमों में क्या हुई, कमी हुई। और जो आयात निर्यात के जो ये नियम बनाते हैं, ये व्यापार के जो नियम बनाते हैं, इन नियमों का निर्धारण जो है वो WTO है, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, इसके द्वारा भी जो आयात निर्यात के जो नियम थे, जो व्यापारिक नियम थे, उन नियमों को क्या कर दिया गया,
काफ़ी आसान बना दिया गया। देखो वैश्विक व्यापार के जो नियम होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना अपने जनवरी 1995 में हुई थी। कल अपने इसके बारे में, पिछले वीडियो में इसके बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरा प्रभाव क्या कहता है कि आयात निर्यात जो है उसके नियमों में क्या हुई? कमी हुई। तीसरा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह कैसा हुआ? तीव्र हुआ। देखो वैश्वीकरण की जब प्रक्रिया नहीं थी, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले जो वस्तुएं थी, जो पूंजी थी, उसका प्रवाह कैसा था? कम था। एक प्रकार से अपने कहते हैं न के बराबर था। एक देश का माल दूसरे देश में आता था तो उसके ऊपर काफ़ी कठोर प्रतिबंध, जैसे अभी अपने बात की थी, काफ़ी आयात शुल्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगते थे। तो ये आयात शुल्क वगैरह अपने समाप्त कर दिए गए, जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिए गए। WTO के द्वारा जो व्यापार के नियम थे वो भी एक प्रकार से क्या आसान नियम बना दिए गए। इससे क्या हुआ? एक देश का माल जो है वो दूसरे देश में जाने लगा, एक देश की पूंजी जो है वो दूसरे देश में आसानी से आने जाने लग गई। और इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो संचार के जो साधन है, उस संचार के साधनों से भी अपने जो सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से होने के कारण वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह भी कैसा हुआ? तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। तीसरा प्रभाव अपने हो गया। चौथा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण श्रम व रोजगार के साधनों में क्या हुई? वृद्धि हुई। श्रम व रोजगार के साधनों में वृद्धि हुई। देखो जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में समाप्त हो गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में जो मुख्य रूप से अपने धुरी राष्ट्र थे, जिनकी अपने पराजय हो गई थी, इन धुरी राष्ट्रों की, इसके अलावा जो औपनिवेशिक देश थे, उन औपनिवेशिक देशों की आर्थिक कंडीशन जो है वो एक प्रकार से क्या थी? बिल्कुल खराब थी। एक प्रकार से दयनीय कंडीशन उनकी थी। उस कंडीशन की वजह से उन देशों में श्रम की, रोजगार की क्या थी? एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी थी। चारों तरफ गरीबी, भूखमरी का माहौल था। अपने अदर देशों की बात ना करें, अपने भारत की बात कर ले, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक प्रकार से भारत जो है वो आर्थिक रूप से क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था, कंगाल हो चुका था। तो ये जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया फलस्वरूप क्या हुआ? जो अन्य देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने दूसरे देशों में जाकर अपनी कंपनियां खोली, अपने संयंत्र लगाए, वहां पर रोजगार, वहां पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो ऐसा करने से क्या हुआ? जिन स्थानों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई, संयंत्र लगाए गए, वहां के लोगों को अपने एक प्रकार से क्या मिला? रोजगार मिला। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण श्रम व रोजगार के साधनों में क्या हुई? वृद्धि हुई। और साथ ही साथ अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई या अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इसके अलावा अपने विनिवेश को बढ़ावा, विनिवेश को बढ़ावा। विनिवेश को बढ़ावा कैसे? देखो विनिवेश को बढ़ावा या अपने दूसरी भाषा में कहते हैं कि औद्योगिक विकास। देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समय जो धनी देश थे, जो पैसे वाले देश थे, जो अमीर देश थे, उन धनी देशों के जो निवेशकर्ता थे, जिनके पास में मतलब अनाप शनाप पैसा था, खूब पूंजी थी, उन्होंने क्या किया? अपनी पूंजी का क्या कर दिया? विनिवेश कर दिया। और कहां पर किया? जो पिछड़े देश थे, जो गरीब देश थे, जो निर्धन देश थे, वहां पर इन्होंने अपनी पूंजी का क्या कर दिया गया? विकास कर, अपनी पूंजी का विनिवेश कर दिया। वहां पर इन्होंने औद्योगिक धंधों की स्थापना की, उद्योग धंधों की, फैक्ट्रियों की, कल कारखानों की स्थापना की, संयंत्र वहां पर स्थापित किए गए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पर स्थापित की गई। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जो विकसित देश थे, उन विकसित देशों के जो
धनी लोग थे, उन धनी लोगों ने, उन धनी निवेशकर्ताओं ने, जो पिछड़े देश थे, आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, कंगाल देश थे, बर्बाद देश थे, वहां पर क्या किया, विनिवेश की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया, उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया। जैसे अपने खास तौर से बात करें अपने भारत, ब्राजील, जापान, इन देशों में विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो काफी बढ़ी थी। इसके अलावा अपने अगला दे सकते हैं, विश्व व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। विश्व व्यापार में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। देखो विश्व व्यापार में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले जो व्यापार होता था वो मुख्य रूप से एक ही देश की सीमाओं के मध्य, या अपने कहते कि एक देश का दूसरे देश के साथ में, या एक देश का तीसरे देश के साथ में, मतलब एक दो देशों तक ही यह व्यापार क्या था, सीमित था, ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, पूरे विश्व के साथ में व्यापार नहीं था। इस कारण से जो वैश्विक व्यापार वृद्धि है वो भी एक प्रकार से अपने कहते कि नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया कारण जो है वो व्यापार जो है वो अपने कहते कि चारों तरफ फैल गया। जैसे अपने आज भारत की बात कर ले तो भारत में आप देख सकते हो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके द्वारा अपने कई प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अपने देखो भारत में जैसे आप घड़ी पहनते हो, घड़ी के ऊपर देख लो, या मोबाइल के ऊपर है, या खिलौनों पे अपने देख सकते हैं मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन पंजाब, ये सॉरी मेड इन जापान, इस प्रकार के वर्ड जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं। किस कारण से आ रहे हैं, ये वैश्वीकरण की वजह से आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस वैश्वीकरण के कारण जो है वो अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था एक प्रकार से फैल गई। एक देश जो है वो विश्व के किसी भी देश के साथ में आपसी सहयोग व समन्वय की भावना को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की वजह से, इसी वैश्विक व्यापार की वजह से विश्व व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई, या विश्व व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अपने और भी पॉइंट दे सकते हैं, जैसे विकसित देश जो है, विकसित देश, इन विकसित देशों को क्या हुआ, फायदा हुआ। देखो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा फायदा जो है ना वो किसको हुआ, विकसित देशों को हुआ। अरे सीधी सी बात, अपने मारवाड़ी में कहावत है कि पैसे के पास पैसा आता है। तो ये विकसित देश थे, ये पहले से काफ़ी संपन्न देश थे, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण इनका व्यापार जो है वो दिन दोगुना रात चौगुना एक प्रकार से अपना फैल गया। तो इसकी वजह से विकसित जो देश थे वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा क्या हो गए, शक्तिशाली देश बन गए, एक प्रकार से और ज़्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए। अब एक इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अपने जो विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों के जो प्राचीन उद्योग धंधे थे, उन प्राचीन उद्योगों का क्या हो गया, समाप्ति हो गई। देखो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई, मतलब ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य क्या करती है, व्यापार करती है। अब जैसे अपने भारत की बात कर ले, भारत के प्राचीन उद्योगों की बात करें तो भारत के प्राचीन उद्योगों से अपने चरखा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, अपने ऊन उद्योग है। तो ये उद्योग धंधे एक प्रकार से क्या हो गए, चौपट हो गए। क्यों, क्योंकि अपने पास में इतनी तकनीकी नहीं थी जितनी अन्य देशों के पास में, विकसित देशों के पास में थी। तो विकसित देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने भारत में अपने संयंत्र लगाए, मतलब उन संयंत्रों के माध्यम से क्या हुआ, अच्छी किस्म का माल, या अपने कह दे कि काफ़ी कम समय में अधिक माल का उत्पादन होने लगा। तो अपने यहाँ के जो प्राचीन उद्योग धंधे थे, जो परंपरागत उद्योग थे, वो क्या हो गए, वैश्वीकरण के कारण एक प्रकार से समाप्त हो गए। इसके अलावा अपने और भी कह सकते हैं कि तकनीक के जो यंत्र है, उन तकनीकी यंत्रों में भी एक प्रकार से कहे कि वृद्धि हुई, या तकनीकी यंत्रों का भी एक प्रकार से नवीन तकनीकी का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो ये थे अपने वैश्वीकरण के 7-8 अपने प्रभाव। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभावों के बाद में दूसरे अपने जो प्रभाव आते हैं वो है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, देखो एक प्रकार से अपने बात करें तो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ना वो संस्कृति के ऊपर ही पड़ा। विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा।
राजनीतिक प्रभाव अपने हो चुके हैं, आर्थिक प्रभाव भी अपने पढ़ लिए हैं। तीसरे प्रभाव जो आते हैं वो कौन से हैं? सांस्कृतिक प्रभाव। देखो सांस्कृतिक प्रभाव में अपने कह सकते हैं कि देखो किसी देश का रहन सहन, खान पान, किसी देश की वेशभूषा, चाल चलन, अपने पहनावा, अपने त्योहार वगैरह, ये सब जो है वो किस में आते हैं? अपने संस्कृति में। तो इस वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया की वजह से देशों के ऊपर किस प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, उनकी संस्कृति किस प्रकार से क्या हुई? प्रभावित हुई। इस टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो अपने वर्तमान समय में अपने एक प्रकार से बात करें तो देखो वर्तमान जो अपने चल रहा है, वर्तमान टाइमिंग जो अपने है या वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है, इस वर्तमान पीढ़ी का जो खान पान है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो एक प्रकार से अपने कहे तो ये सारी की सारी देन जो है वो किसकी है? वैश्वीकरण की है। अपने पहनावा, खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, अपने एक प्रकार से मनोरंजन, ये सारा सिस्टम जो है इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा हुआ है? वैश्वीकरण का अपने प्रभाव है। तो देखो अपने इनको डिटेल से क्लियर करते हैं कि वैश्वीकरण का किस प्रकार से प्रभाव या वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, किसके ऊपर? संस्कृति के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने दे सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक समरूपता बढ़ी। क्या बढ़ी? सांस्कृतिक समरूपता बढ़ी या सांस्कृतिक समरूपता में क्या हुई? वृद्धि हुई। देखो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? अपने सीधी सी बात है, कल अपने बात की थी, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रवाह है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रवाह है। और प्रवाह किसका? प्रवाह अपने व्यक्ति का भी हो सकता है, अपने पूंजी का भी हो सकता है, अपने श्रम का भी हो सकता है, अपने विचारों का भी हो सकता है, किसी का प्रभाव भी हो सकता है। तो वैश्वीकरण की जब प्रक्रिया हुई तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ? लोगों का एक प्रकार से विभिन्न देशों में व्यापार के लिए आना जाना हुआ। एक देश की संस्कृति जो है वो दूसरे देश की संस्कृति के साथ में, या अपने कह दें कि अपने लोगों ने दूसरे देशों की रहन सहन को देखा, वहाँ की संस्कृति को देखा, वहाँ के खान पान को देखा। दूसरे देश के जो लोग हैं उन्होंने अपने देश की संस्कृति का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से विभिन्न जो देश थे उन विभिन्न देशों की जो संस्कृतियाँ हैं उन संस्कृतियों में समरूपता बढ़ी, अर्थात उनमें एक प्रकार से मेल जोल की भावना बढ़ी। आपसी खान पान, रहन सहन, पहनावा जो है उनमें एक प्रकार से क्या हुई? समानता व्याप्त होने लग गई। मतलब अपने दूसरे देशों की खान पान को अपना लिया, दूसरे देश ने अपने को अपना लिया, अपने किसी अन्य देश की वेशभूषा को, रहन सहन को ग्रहण कर लिया, अन्य देश ने अपनी वेशभूषा को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से विभिन्न देशों की संस्कृति के मध्य आपस में समरूपता हुई, विभिन्न देशों की संस्कृति के मध्य आपस में क्या कायम हुआ? समन्वय की भावना कायम हुई। दूसरा पॉइंट अपने कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रभाव में जो पश्चिमी संस्कृति है, उस पश्चिमी संस्कृति का क्या हुआ? अंधानुकरण हुआ। पश्चिमी संस्कृति खास तौर से अपने कौन से देश की? अमेरिका। देखो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव यही रहा, सबसे मेन सांस्कृतिक प्रभाव कि अपने जो पश्चिमी संस्कृति है उस पश्चिमी संस्कृति का अपने सबसे ज़्यादा अपनों ने क्या किया? अंधानुकरण किया। अमेरिकी जो संस्कृति है उस अमेरिकी संस्कृति का अपने लोगों ने उसको अपनाना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। जैसे अपने उदाहरण दे, बर्गर, नीले जीन्स, अपने वैलेंटाइन डे, अपने चॉकलेट डे, ये जो बर्गर है, नीली जीन्स है, इसका काफ़ी ज़्यादा अपने माहौल बना हुआ था या माहौल बना हुआ भी है जीन्स वगैरह का। ये वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, जो ये ऐसे नाम है जो आज से अपने बात करें तो 15-20 साल पहले इन नामों का कोई अर्थ भी नहीं जानता था। लेकिन 8% की अपने बात करें तो आप किसी भी युवा से या वयस्क से किसी से पूछ लो, वो आपको डेट तक बता देगा कि हाँ ये इतनी तारीख को आता है, ये इतनी तारीख को आता है। ये नीली जींस कैसी पहननी चाहिए,
टाइट फिटिंग पहननी चाहिए, लूज पहननी चाहिए, या बर्गर अच्छी कहाँ पे मिलती है, बर्गर कैसी होती है, क्या डालते हैं, ये सारा जो वर्तमान का अपना जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को वर्तमान में अपने इन सारी चीज़ों का क्या है, नॉलेज है। और ये सारे के सारे जो है वो अपने भारतीय संस्कृति में नहीं थे। ये कौन सी संस्कृति के गुण है, अपने पश्चिमी जो संस्कृति है, खास तौर से अमेरिकी जो संस्कृति है, उस अमेरिकी संस्कृति की ये विशेषताएं है। और इसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया कारण इन सांस्कृतिक ये जो अपने प्रभाव है ये किन के ऊपर पड़े, अन्य देशों के ऊपर भी पड़े। और अन्य देशों ने भी पश्चिमी जो संस्कृति थी उस पश्चिमी संस्कृति को अपनाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा अपने तीसरा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि अपनी जो प्राचीन संस्कृति है या जो अपनी परंपरागत संस्कृति है या अपनी जो देशज संस्कृति है उसका क्या हुआ, संस्कृति को क्या हुआ, खतरा हुआ। अपने स्वयं के देश की, अपनी प्राचीन संस्कृति की, अपनी जो परंपरागत संस्कृति है उसको क्या पहुंचा, खतरा पहुंचा। खतरा इसलिए पहुंचा क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, अभी जो अपने बात की थी, जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी का अपने रहन सहन, अपने खान पान, उनका पहनावा, उनका चाल चलन, उनकी भाषा, ये सब जो है वो कैसी हो गई है, पश्चिमी संस्कृति जैसी हो गई है। मतलब अपनी जो प्राचीन संस्कृतियां थी, अपने जो प्राचीन परंपरागत संस्कृति में जैसे जो त्योहार वगैरह अपने जो मनाए जाते थे, जो अपने जो भाषा वगैरह काम में ली जाती थी, जो अपना जो पहनावा था, अपने जो वेशभूषा थी, वो एक प्रकार से क्या कर दी है, इस युवा पीढ़ी ने पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करके, उस पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण करके अपनी परंपरागत संस्कृति के ऊपर एक प्रकार से खतरा कायम कर दिया है। देखो अपने प्राचीन, अपने देश की, खुद की भारत की बात करें, अपनी भारतीय संस्कृति की में अपने वेशभूषा जो होती है वो धोती और चोला होती है पुरुषों की। लेकिन वर्तमान समय में अपने देखें तो अपने कह सकते हैं कि 10 से 15% लोग जो है वो इस वेशभूषा को अपनाते हैं, धोती और चोला। क्यों? आज के युवा जो है वो 99% युवा जो है वो जींस पहनते हैं। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी जो है, देखो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, जो अपने सांस्कृतिक प्रभाव है उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए आप कहीं इसको अन्यथा ना ले कि गुरुजी ने क्या कह रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने सांस्कृतिक के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसकी अपनी बातें कर रहे हैं। अपने पहले प्राचीन जो लोग थे वो क्या पहनते थे, सिर के ऊपर साफा या जिसको अपने बोलते थे पगड़ी। गाँव में तो हालांकि अभी भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो साफा वगैरह लगाते हैं या पगड़ी वगैरह पहनते हैं, जो अपनी प्राचीन संस्कृति है। अपने संस्कृति में इसको साफे या पगड़ी को एक आदमी का मान सम्मान समझाता था। लेकिन अगर वर्तमान समय में अपने बात करें, अपने शहरों की बात करें, तो शहरों में अगर आप 1000 आदमियों से मुलाकात करोगे तो 1000 में से शायद कोई 1 या 2 व्यक्ति ही ऐसे मिलेंगे जिनके सिर के ऊपर क्या होगी, पगड़ी होगी, जिनके सिर के ऊपर साफा होगा, जिनकी वेशभूषा धोती और कुर्ता होगा। महिलाओं में जिनकी वेशभूषा ओढ़नी, लहंगा वगैरह, चुन्नी वगैरह ये होगी। क्यों? क्योंकि ये संस्कृतियाँ, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है वह प्राचीन संस्कृति युवा पीढ़ी जो है उसके द्वारा धीरे धीरे क्या की जा रही है, समाप्त की जा रही है, अपने पश्चिमी संस्कृति को अपने ग्रहण किया जा रहा है। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो पश्चिमी संस्कृति है उसका तो क्या हो रहा है, अंधानुकरण हो रहा है। और जो अपनी प्राचीन परंपरागत या अपने जो देश की संस्कृति है, वह देश की संस्कृति जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। उसके ऊपर एक प्रकार से खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में सुधार प्लस कमी, दोनों प्रभाव अपने कर सकते हैं।
महिलाओं की स्थिति में सुधार और कमी कैसे। देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, विभिन्न देशों के लोगों का आदान प्रदान हुआ, अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, रहन सहन का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, व्यापार का आदान प्रदान हुआ। लोग व्यापार के लिए इधर से उधर आने जाने लगे। तो आपने देखा कि जो पश्चिम के जो देश है वो अपने मुकाबले काफ़ी संपन्न देश है। वहाँ की महिलाएं जो है वो एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जबकि अपने भारत में क्या होता है, अपने जो पिछड़े देश थे, भारत की अपने बात कर ले खास तौर से, तो अपने प्राचीन समय में ये कहते थे कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बात करें तो 8वीं क्लास 7वीं क्लास या 10वीं क्लास पास करवाते। क्योंकि अपने सोच ही इस प्रकार की थी, अपने ये सोच के चलते थे कि महिलाएं जो होती है या लड़कियां जो होती है वो तो पराया धन होती है, उनको तो चूल्हा चाकी का काम करना है, इस प्रकार की मतलब सोच थी। तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जो वह सोच जो थी वह सोच क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई है, समाप्त हो गई। आज अपने भारत की बात कर ले तो भारत में भी आज महिलाएं जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। आज अपने गवर्नमेंट जॉब में आप देख लो, बड़े बड़े पोस्टों पे कलेक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है उन पोस्टों के ऊपर भी महिलाएं जो है वो क्या है, विराजमान है। साथ ही साथ में महिलाओं की कमी भी हुई है वैश्वीकरण के कारण। कमी इसलिए हुई है क्योंकि देखो, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण अपने जो है एक प्रकार से अश्लीलता जिसको अपने कह सकते हैं वो भी बढ़ी है। प्राचीन जो फिल्में वगैरह होती थी वो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग होती थी, उसमें वेशभूषा, रहन सहन, एक प्रकार से मर्यादा का ध्यान रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अपने जो फिल्में वगैरह है वो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि वह अश्लील फिल्में हो गई है। जो एक पुरुष और स्त्री के बीच की जो मर्यादा होती है वह समाप्त हो गई है। उसकी वजह से आए दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे, ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन आप इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझ गए होंगे। तो एक प्रकार से अपने जैसे वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण महिलाओं की स्थिति में जैसे जैसे सुधार हुआ है, वैसे वैसे महिलाओं की क्या हुई है, कमी भी हुई है, जिसके लिए अपने किसको जिम्मेदार मान सकते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जिम्मेदार मान सकते हैं। इसके अलावा देखो, अपने पांचवा कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण रूढ़िवादिता समाप्त हुई है। रूढ़िवादिता क्या हुई है, समाप्त हुई है। देखो, रूढ़िवादिता क्या होती है, पहली बात तो रूढ़िवादिता किसको कहते हैं। देखो, रूढ़िवादिता का मतलब हो गया कि जो प्राचीन परंपराएं थी, जो प्राचीन समय से कुछ प्रथाएं ऐसी है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज है, अपने को ये नहीं पता कि वो क्यों बनाई गई है, उनके पीछे क्या मकसद है, लेकिन वो प्रथाएं जो है वो प्राचीन समय से, रीति रिवाज है, कुछ नियम है, वो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और उनको अपने क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रखा है, उनका अपने फॉलो कर रहे हैं। तो वो इस वैश्वीकरण के कारण क्या हो गई है, धीरे धीरे समाप्त हो गई है। मतलब अब उनका एक प्रकार से एक अस्तित्व समाप्त हो रहा है। लोगों ने उन प्राचीन प्रथाओं को, उन रूढ़िवादिताओं को, उन नियमों को मानना क्या कर दिया है, एक प्रकार से बंद। जैसे रूढ़िवादिता के अपने एक उदाहरण की बात करें तो देखो, अपने कहते हैं कि जब घर से निकलते हैं और बिल्ली रास्ता काट लेती है, अपने जब किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो बिल्ली रास्ता काट लेती है, तो अपने प्राचीन समय में ये मानते थे कि ये क्या होता है, अशुभ होता है, ऐसा कहते थे। या अपने जैसे मान लो कोई घर से बाहर जा रहा है और किसी के द्वारा ये कह दिया जाए खटे जाए, तो इसको भी कहते कि ये क्या होता है, एक प्रकार से अशुभ होता है, ऐसे टोकना नहीं चाहिए। या कोई कहीं जा रहा हो और छींक आ जाए अपने, तो ये ऐसी परंपराएं थी, रूढ़िवादी प्रथाएं थी जिनको अपने फॉलो करते आ रहे थे। बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने पर रुक जाना, छींकने पर रुक जाना, किसी के ये कहने पर कि खटे जाए, टोकने पर मतलब रुक जाना। तो ये वैश्वीकरण की जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप लोगों की जो अपने जो विचार है, तर्क वितर्क है, अपने सोचने समझने की जो शक्ति है, अपने जो एक प्रकार से कहे अपने विचार जो है उनका संकीर्ण क्षेत्र से व्यापक क्षेत्र में वो तब्दील हो गए। उनमें उन्होंने हर चीज़ में एक प्रकार से लॉजिक, इनमें तर्क देखना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे ये रूढ़िवादी प्रथाएं जो है वो इस वैश्वीकरण के कारण क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। इसके अलावा अपने
और भी कह सकते हैं कि फास्ट फूड, जानते होंगे आप सब लोग, फास्ट फूड और तंग वस्त्रों में वृद्धि हुई है। फास्ट फूड, तंग वस्त्र, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हो फास्ट फूड क्या होते हैं। जो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह ये जो भी होते हैं, ये अपना एक प्रकार से कहे तो अपनी भारतीय संस्कृति का ये खान पान नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति का खान पान है। अपने तो देखो मेन खान पान जो था अपने गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, सब्जी, ये खान पान था अपने। लेकिन वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के द्वारा या किसी भी मान लो अपने इस खान पान को धीरे धीरे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये खान पान जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और तंग वस्त्र अपने देखो अपने भारतीय संस्कृति में महिलाओं के वस्त्र मान लो या पुरुषों के वस्त्र मान लो, अपने अभी आपको बताया था कि धोती और ऊपर कुर्ता और सिर पे पगड़ी, ये तो था पुरुषों का वस्त्र। और महिलाओं की अपनी बात कर ले तो लहंगा, चुन्नी वगैरह ये क्या थे, ओढ़नी वगैरह, ये महिलाओं के वस्त्र थे। लेकिन वर्तमान समय की जो जनरेशन है उस जनरेशन में इस प्रकार का अपने आप को देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में जींस वगैरह, टी शर्ट वगैरह, टॉपर्स वगैरह ये पहनावा एक प्रकार से क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो फास्ट फूड वगैरह है, तंग वस्त्र है, तंग पहनावा है, उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये थे अपने वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। तो देखो अपने वैश्वीकरण का अर्थ हो गया, वैश्वीकरण की परिभाषा वगैरह, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की अपने बात कर लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कई बार कि सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं। मतलब ये सांस्कृतिक प्रभाव जो है ना, अपने फास्ट फूड वगैरह अपने कहाँ से सीखा, कहाँ से देखा, अपने ये तंग वस्त्र अपने कहाँ से देखे। अपने अमेरिका के लोग जो है वो अपने वस्त्र पहन रहे हैं, उल्टा भी हो रहा है। अपने कुछ ऐसे देश जो है वो अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो लुगड़ी, चुन्नी, घाघरा वगैरह वहाँ की महिलाएं ऐसे वस्त्र धारण कर रही है और अपनी महिलाएं जो है वो उनकी वस्त्र धारण कर रही है, ये भी हो रहा। तो ये सब अपने को कैसे पता चला, इन सांस्कृतिक प्रभावों को ऐसे कौन सा माध्यम है जिनसे बढ़ावा मिला, तो उनकी अपने चर्चा करते हैं। बात करते हैं अपनी सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले माध्यम। मतलब ऐसे कौन से साधन है, कौन से यंत्र है जिनके माध्यम से सांस्कृतिक प्रभाव में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखो सबसे पहला तो अपने आता है सूचनात्मक माध्यम, सूचनात्मक सेवाओं द्वारा। देखो सांस्कृतिक प्रभाव जो है उसको बढ़ाने वाला या उसको बढ़ावा देने वाला पहला माध्यम कौन सा हो गया, सूचनात्मक माध्यम। सूचनात्मक माध्यम का मतलब जिनसे अपने घर बैठे दूसरे देशों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे देशों की संस्कृति का अपने अध्ययन कर सकते हैं, दूसरी संस्कृति को अपने घर बैठे देख सकते हैं, उनको अपने वहाँ पे कैसे वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, उनका अपने घर बैठे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे हो गए, सूचनात्मक साधन। जैसे अपने इंटरनेट है, ईमेल है, ये इंटरनेट जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला अपने संचार का या सूचनात्मक साधन है। इस इंटरनेट के द्वारा, इस ईमेल के द्वारा या अपने जो विचार है, धारणाएं हैं, उन विचारों और धारणाओं के आदान प्रदान के माध्यम से या सूचना तकनीकी का जो विस्तार है, इसके माध्यम से अपने सांस्कृतिक प्रभावों को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। किसके माध्यम से, इंटरनेट है, ईमेल है, अपने विचार और धारणाएं हैं उनके आदान प्रदान से, और सूचना तकनीकी के विस्तार से क्या हो रहा है, अपने सांस्कृतिक प्रभावों को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा अपने कह सकते हैं समाचार सेवाएं। दूसरा साधन कौन सा है, दूसरा माध्यम है समाचार सेवाएं। देखो वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण में समाचार सेवाएं कैसी होगी,
अंतर्राष्ट्रीय होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपने अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो एजेंसियां हैं उन्हीं के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, राष्ट्रीय के माध्यम से नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो पूरे देश विदेश की खबरें अपने को दिखाती है, जिनसे अपने देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है। उनमें देखो अपने प्रमुख समाचार एजेंसी की बात करें तो अपने पहली आती है बीबीसी, बीबीसी नाम आपने सुना होगा। दूसरी है अपनी सीसीएन, बीबीसी, सीसीएन, और तीसरी है अपने अल जजीरा, अल जजीरा। ये क्या है अपने, ये तीनों ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां हैं। इनके माध्यम से अपने देश विदेश की खबरें जो है वो घर बैठे अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है, और उसी के माध्यम से अपने मतलब इनको सुन भी सकते हैं, इनके माध्यम से अपने देख भी सकते हैं। तो अपने क्या होता है, सुनने के माध्यम से और संस्कृतियों को देखने के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभाव को क्या मिलता है। अरे जैसे मान लो अमेरिका में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये बीबीसी क्या है, देखो इनका फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, कई बार अगर आपको पूछ ले। बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये कहाँ का समाचार है अपने, देखो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में, कहाँ पर, अपने लंदन में, ध्यान रख लेना 1922 में। बीबीसी की स्थापना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी। यह विश्व की प्रथम समाचार एजेंसी है। कौन सी, बीबीसी। ये आपके जीके का क्वेश्चन भी ध्यान रख लेना। बीबीसी का पूरा नाम क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई, 1922 में। कहाँ पर, लंदन में हुई। और यह विश्व की प्रथम समाचार एजेंसी है। अपने सीसीएन का पूरा नाम होता है केबल न्यूज नेटवर्क। क्या नाम होता है इसका पूरा, केबल CNN, CNN, केबल न्यूज नेटवर्क। यह भी कैसी समाचार एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। और तीसरी है अपने कौन सी, अल जजीरा। देखो अल जजीरा अपने जो अरब प्रदेश है ना, उन अरब प्रदेशों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल है। कौन सा, अल जजीरा। देखो ये अल जजीरा एक बार कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अरब देशों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल कौन सा है, तो अल जजीरा। तो देखो आज के लिए अपने इतना ही। अपने वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव हो गए, अपने वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हो गए, और पिछले वीडियो में अपने राजनीतिक प्रभावों की बात कर ली है। और इनमें वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ावा देने वाले माध्यमों में पहला अपने सूचनात्मक सेवाओं के द्वारा, दूसरा है समाचार सेवाएं। समाचार सेवाओं में अपने अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज एजेंसियां हैं, अपने बीबीसी, सीसीएन और अल जजीरा। इन बीबीसी, सीसीएन का इनका फुल फॉर्म आपको बता दिया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसका केबल न्यूज नेटवर्क। और अल जजीरा कहाँ की है, अरब प्रदेशों में देखे जाने वाला, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने बात करेंगे वैश्वीकरण और भारत, मतलब भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्यों अपनाई, वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, दैट्स ऑल।